हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और अभी तक आप देख रहे थे कि मैंने आपको यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया और सभी वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि मेंबर कौन होते हैं, ऑर्गन कौन कौन से हैं। आज मैं ऑर्गन को डिस्कस करने आई हूँ कि ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो आज का टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। और पहला अंग मैं डिस्कस करूँगी जनरल असेंबली, महासभा। तो कह सकते हैं कि जनरल असेंबली सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और जैसे ही मैं यूएनओ का मैं नाम लेती हूँ, आपके मन में परिकल्पना बन जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी। आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ जनरल असेंबली। तो मैं कहूँगी कि पहले ही मैं आपको बता दूँ कि जनरल असेंबली में आप देखेंगे कि मैं उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, उसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगी। केवल मैं जनरल असेंबली को ही डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। द फॉलोइंग 6 पार्ट ऑफ इट्स हैव बीन एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 7 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द यूएनओ डिक्लेरेशन चार्टर। मेजर organ of the United Nations. The 6 major organ of the United Nations are the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice, Secretariat. The structure, function, power, etc. of this major organ have been discussed in different chapter. तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र चैप्टर के अध्याय 3 में अनुच्छेद 7 के अंतर्गत इसके 6 अंग स्थापित किए गए हैं। पहला, महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्यायधारिता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। इन सभी अंगों की संरचना, पावर और कार्य अलग अलग चैप्टर में बताई गई है और मैं आपको एक एक ऑर्गन डिस्कस करूंगी। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ महासभा को, जनरल असेंबली को। तो जो स्लाइड्स में मैं लिखा हुआ है उसके अलावा मैं बहुत सारी नॉलेज आपको दूंगी और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज आपको जनरल असेंबली के बारे में पता चलेंगी, जो आपने अभी तक आपको नहीं पता होंगी या नहीं सुनी होंगी। आइए सबसे पहले एक चीज़ याद रखते हैं कि इन एडिशन टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द नीदरलैंड, ऑल ऑर्गन आर हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क एट द यूनाइटेड नेशन। देखिए, जितने भी यूएनओ के ऑर्गन हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, सभी अंग जितने भी ऑर्गन हैं वो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? वो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में, हेग में है। तो ये आप एक जनरल और करंट अफेयर के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी ऑर्गन हैं, मतलब जो आप 6 ऑर्गन्स पढ़ के आ रहे हैं, इनमें से 5 ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में हैं। केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? आप याद रखेंगे, नीदरलैंड में, हेग में है। तो 5 ऑर्गन एक ही जगह पर हैं, न्यूयॉर्क में, और केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अलग जगह इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट ऑर्गन है जनरल असेंबली, और मैं कहूँगी कि यूएनओ का ये लेफ्ट हैंड है, ये बायां हाथ है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और जिसके बारे में आज डिस्कस करूँगी। जैसे ही आप इसको देखते हैं, मन में क्या आता है? वेलकम, वर्ल्ड स्मॉल पार्लियामेंट। आपका स्वागत है विश्व की स्मॉल, लघु संसद में। आपका स्वागत है विश्व की लघु संसद में। तो जैसे ही इसका नाम आया, आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड की स्मॉल पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हर एक नेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसमें हर एक नेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो द जनरल असेंबली इज़ रिफर टू फ्रॉम आर्टिकल 9 to Article 22 under Chapter 4 of the General Assembly, United Nations Charter. The General Assembly is the principal organ of the United Nations for mutual deliberation. The representative of all the member states are accommodated in the General Assembly. Due to it has also been called the World Small Parliament. Everyone has the right to participate in the debate and vote. Important questions like issues related to peace and security मेंबर नीड ए 2/3 मेजोरिटी टू डिसाइड ऑन एडमिशन एंड बजट। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो चैप्टर 4 है, वो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक जनरल असेंबली के बारे में बताया गया है। तो आप याद रखेंगे कि जनरल असेंबली के बारे में कहाँ से कहाँ तक बताया गया है। चैप्टर 4 है और आर्टिकल 9 से लेके 22 तक है। तो ये ऑर्गन में बताया गया है कि जनरल असेंबली क्या करेगी? सभी विचार विमर्श करती है, और ये
यूएनओ का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सभी कंट्री के देशों को रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है कि जनरल असेंबली में आप सब रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक नेशन को रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण मैंने अभी भी बताया कि वर्ल्ड स्मॉल पार्लियामेंट के नाम से इसे जाना जाता है। सभी को वाद विवाद में, डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे शांति के लिए, सुरक्षा के लिए जुड़े मुद्दे, नए मेंबर्स को कैसे एंट्री दी जाएगी, बजट पे कम से कम 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है, जबकि जो जनरल मैटर्स होंगे साधारण बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जब कभी इम्पॉर्टेंट मैटर होते हैं तो कम से कम 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी होनी चाहिए, बहुमत होना चाहिए, और अगर साधारण है तो साधारण बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो आप किसमें कहाँ पे मानेंगे जनरल असेंबली को, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड स्मॉल पार्लियामेंट, विश्व की लघु संसद। तो आप देख रहे हैं स्लाइड में हिंदी इंग्लिश दोनों में है और मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब आगे पढ़ते हैं। Whereas in other case decisions are taken on the basis of simple majority, all members of the United Nations are members of the General Assembly. The General Assembly is organized every year in September. Every member can have to 5 representatives in the General Assembly. The right to vote. Every member of the General Assembly receive the right to vote. Decision on important questions on the General Assembly are taken by 2/3 majority of the member presenting and voting. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में कि हर एक कंट्री रिप्रेजेंट करेगी और जनरल असेंबली की मीटिंग सितंबर में बुलाई जाती है और हर एक महासभा में हर एक कंट्री क्या करेगी, अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव रख सकती है। वोटिंग का अधिकार, हर एक मेंबर को एक एक वोट देने का अधिकार है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन पे कम से कम 2/3 बहुमत लिया जाएगा। तो जनरल असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें तय होती हैं। और एनुअल मीटिंग आप याद रखेंगे कि सितंबर महीने में होता है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 18 में बताया गया है कि जनरल असेंबली में कौन कौन से क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, किन किन प्रश्नों पे वो बात कर सकती है। तो आर्टिकल 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड द फॉलोइंग: इंटरनेशनल रिकमेंडेशन फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, election of permanent member of the Security Council, election of member of the Economic and Social Council, election of member of the Trust Council according to Article 86 Clause 1। तो अनुच्छेद 18(2) में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। पहली चीज़, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संस्तुति। इसका मेन ही काम है यूएनओ का कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखेगी। तो लेफ्ट हैंड होने के नाते इसकी एक और जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगी, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, रिकमेंडेशन देगी। सुरक्षा परिषद के, सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी परमानेंट मेंबर होंगे उन सब के लिए वो क्या करेगी, उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। और सोशल इकोनॉमिक काउंसिल के, आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो सदस्य होंगे उनके भी इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेगी। और ट्रस्ट काउंसिल के जो लोग होंगे उनको भी क्या करेगी, ये अपॉइंट करने का काम करती है, उनका भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। आर्टिकल 86 सब क्लॉज 1। तो आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट काम कर रही है। आगे देखते हैं और भी बहुत सारे काम कर रही है। न्यू इन द यूनाइटेड नेशन एडमिशन ऑफ द मेंबर, सस्पेंशन ऑफ द मेंबर, एक्सपेंशन ऑफ मेंबर्स, question related to implements of the trust system, budget related question: if the annual money given by a member of the United Nations remains outstanding for 2 years, then such member will be voting cannot participate. But if the General Assembly is satisfied that it has happened due to certain circumstances which were beyond the control of the member country, then the General Assembly can order such country to participate in voting। देखिए क्या क्या काम करती है, मैंने अभी बताया आपको कि इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जितने भी नए मेंबर्स आते हैं उनको ये प्रवेश देती है। अगर किसी मेंबर को निकालना है, सस्पेंड करना है, वो भी राइट है। अगर किसी को एक्सपेल करना है, निष्कासन कर देना है पूरी तरीके से, वो भी है। जितने भी ट्रस्ट के मामले क्वेश्चन होते हैं वो भी सारे निपटा रही है। बजट के जितने भी मामले होते हैं वो सब ये तय करती है। यूएनओ को अगर कोई कंट्री 2 साल तक नहीं चैरिटी दे रही है, जो पैसा देना ज़रूरी है, मेंबर होने के नाते वो मनी ही नहीं जमा करती है, तो ऐसे कंट्री को वोटिंग के राइट से हटाया जा सकता है, उसके वोटिंग के राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर जनरल असेंबली खुद ही संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि भाई कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं
कि जो मेंबर्स हैं वो उनके कंट्रोल में सर्कमस्टांसेस नहीं हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने बजट को नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनरल असेंबली क्या करेगी, उन्हें वोटिंग में पार्टिसिपेट लेने की परमिशन दे सकती है बिना बजट में मनी को जमा किए हुए। तो ये उसके पास पावर है, ये इसका एक राइट है कि वो अपने इस राइट को इस्तेमाल कर सकती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जब उसको लगे कि किसी कंट्री के पास ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है कि उसके पास मनी नहीं है, बजट नहीं है, तो वोटिंग का राइट उससे ना छीना जाए। ये उसका अपना राइट है, वो ऐसा कर सकती है। मेजर कमेटी जनरल असेंबली की कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो इसकी कमेटीज़ आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है मेन कमेटी, प्रोसीजरल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, अडहॉक कमेटी। और आप देखेंगे कि मेन कमेटी आप देख ही रहे हैं कि मेन कमेटी में भी बहुत सारी कमेटी हैं। तो मेन कमेटी क्या करती है, एजेंडे पे विचार विमर्श करती है। कोई एजेंडा आता है, कोई मैटर होता है, उस पर विचार करती है और जनरल असेंबली क्या करती है, उस पर रिकमेंडेशन तैयार करती है। यहाँ हर एक कमेटी में हर एक मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव का राइट होता है। और मेन कमेटी में भी बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं जिनका मैंने नाम लिखा हुआ है। सोशल एंड सिक्योरिटी कमेटी, स्पेशल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, ट्रस्ट होल्डिंग कमेटी विच इंक्लूड नॉन सेल्फ गवर्न एरियाज, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट कमेटी और लीगल कमेटी। तो आप देख रहे हैं कि एक कमेटी है मेन कमेटी, उसमें भी बहुत सारी कमेटी हैं जो मैंने आपको नाम बताया कि सामाजिक और सुरक्षा समिति, विशेष राजनीतिक तथा सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, न्यायधारिता समिति जिसमें गैर स्वशासित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, प्रशासनिक तथा बजट समिति, कानूनी समिति। जो नाम है उसी तरीके का वो काम कर रही हैं। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा समिति समाज के लिए काम, सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। आर्थिक और वित्तीय समिति फाइनेंस से रिलेटेड काम करेंगी। तो जैसा नाम है वैसा ही वो अपना काम कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे आपको मैं बताना चाहूँगी कि और क्या हो रहा है। तो राइट क्या है जनरल असेंबली के, तो आपको मैं राइट के बारे में भी बता दूं कि राइट्स क्या है। टू अपॉइंट ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, टू कंडक्ट नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, टू एडवाइज, टू कॉल ए स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली। तो जनरल असेंबली के किन अधिकार क्या क्या हैं, जांच कमीशन को वो नियुक्त कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। असेंबली क्या करती है, स्पेशल मीटिंग बुलाने की सलाह देने की भी एडवाइस रखती है। तो एक जनरल असेंबली का राइट होता है कि वो ये सारे के सारे काम कर सकती है। देखिए जब कभी ज़रूरत लगती है तब वो अपने राइट को इस्तेमाल करती है कि भाई कोई अगर कमीशन है तो उसकी इंक्वायरी हमें करनी है तो वो इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। असेंबली को अगर कोई स्पेशल मीटिंग बुलानी है तो वो मीटिंग को कंडक्ट करेगी। वो ज़रूरत पड़ने पे अपने सारे कामों को करती है, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करती है जो उसको दिए गए हैं यूएनओ के द्वारा। तो इसीलिए इसे कहा गया है वर्ल्ड की स्मॉल पार्लियामेंट, कि वो अपने हर काम को जिस तरह से पार्लियामेंट करती है उसी तरीके से यूएनओ की स्मॉल पार्लियामेंट अपने काम को करती है और कभी भी कह सकते हैं कि अपने काम को छोड़ती नहीं है, पूरे के पूरे काम जो उसको दिए जाते हैं उनको फिनिश करती है। अब आगे आते हैं फंक्शन एंड पावर ऑफ द जनरल असेंबली। तो इसके काम और शक्तियाँ क्या हैं। तो प्रोफेसर लियोनार्ड थे, उन्होंने जनरल असेंबली के कामों को 5 भागों में बांटा था। डिलिबरेटरी वर्क, सुपरवाइजरी वर्क, इकोनॉमिक वर्क, इलेक्टोरल वर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क। तो आप देख रहे हैं कि 5 काम हैं। मैंने आपको बताया कि डिलिबरेटरी फंक्शन, विमर्शकारी कार्य, इसका मतलब क्या होता है, डिलिबरेटरी का विचारों का आदान प्रदान करना। इसका मतलब वो अलग अलग क्वेश्चन पे विचार करती है, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करती है, अपनी रिपोर्ट्स देती है। और उसके डिलिबरेटरी फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि चार्टर के आर्टिकल 10 के अंतर्गत जनरल असेंबली यूएनओ की चार्टर के अंतर्गत किसी भी प्रश्न पर और किसी भी ऑर्गन के पावर पे, फंक्शन पे वो क्या कर सकती है, अपने क्वेश्चन पर वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकती है। जनरल असेंबली को पूरा राइट है, कह सकते हैं कि ये उसका डिलिबरेटरी फंक्शन उसका एक एक्सेप्शन है कि लेकिन वो उस प्रश्न पर विचार नहीं रखेगी जिस पर सिक्योरिटी काउंसिल में बहस हो रही हो। इसका मतलब वो उन क्वेश्चन पे कर सकती है जिस पर सिक्योरिटी काउंसिल में भी बहस नहीं शुरू हुई है। जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर भी कह सकते हैं कि अट्रैक्ट कर सकती है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो।
तो आर्टिकल 10 में बताया गया है कि जनरल असेंबली चार्टर के अंतर्गत किसी भी प्रश्न पर विचार विमर्श कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। देखिए, जो जनरल असेंबली के जो प्रपोजल होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, केवल वो रिकमेंडेशन होते हैं। वास्तव में कहा गया है कि जनरल असेंबली हम लोग स्मॉल पार्लियामेंट मान रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ जूरिस्ट मान रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मेंबर्स स्टेट्स के लिए कानून बना सकती है। अब लेकिन उसके जो मानने के लिए उनको बाइंडिंग नहीं कर सकती है, मानने के लिए बाइंडिंग नहीं करेगी, वो केवल रिकमेंडेशन कर सकती है। दूसरा, उसकी जो लिमिटेशन है वो चार्टर के आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 में दिया गया हुआ है। आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के ये आंतरिक और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में किसी भी तरीके से ये स्टेट्स के क्या करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। इसका काम इंटरफेयर करने का नहीं कि ये इंटरफेयर करे किसी भी तरीके के काम को। दूसरा इसका वर्क है सुपरवाइजरी वर्क। आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइजरी का मतलब होता है पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। तो ये क्या करती है, जनरल असेंबली दूसरे जो इसके ऑर्गन हैं और एजेंसीज़ हैं इन पर कंट्रोल बनाए रखती है, और विशेषकर ये 2 ऑर्गन पे यूएनओ के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप पर अपना कंट्रोल रखती है। आपको याद रखना है कि 2 ऑर्गन पे स्पेशली ये कंट्रोल रखती है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल और ट्रस्टीशिप। वास्तव में देखा जाए तो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जनरल असेंबली के अंदर ही काम करते हैं, और ट्रस्टीशिप के भी कुछ मैटर्स को छोड़ के सारे मैटर्स पे जनरल असेंबली का ही कंट्रोल होता है। तो ये क्या करती है, जो जनरल असेंबली का जो सेक्रेटरी होता है ये सारा काम देखता है, और सेक्रेटरी का कर्तव्य होता है कि वो संस्था के जितने भी कार्य हैं वो क्या करे, वो रिपोर्ट को प्रेजेंट करे, महासभा को अपनी रिपोर्ट दे, एनुअल रिपोर्ट दे, और अपनी रिपोर्ट में बताए कि क्या चीज़ चल रहा है। देखिए, जनरल असेंबली एक इफेक्टिव अंग है, हम कह सकते हैं, और ये सभी जितने भी इसके ऑर्गन हैं उन पर ये कंट्रोल करती है और सुपरविज़न का काम करती है। थर्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन। तो महासभा कह सकते हैं कि फाइनेंशियल फंक्शन भी काम करती है, और ये बजट के पर विचार विमर्श करती है, और बजट पे विचार विमर्श करती है। इसका ये आप देख रहे हैं कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इकोनॉमिकल फंक्शन या इकोनॉमिकल वर्क को आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन। तो आप फाइनेंशियल फंक्शन में आप कह सकते हैं कि आर्थिक कार्य में आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 में कहा गया है कि जनरल असेंबली बजट पर विचार विमर्श करेगी और उसे पारित करेगी। तो महासभा स्पेशल एजेंसियों के जितने भी बजट होते हैं, फाइनेंस के मैटर होते हैं, उन सब पर वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। प्रोफेसर लियो लॉर्ड ने ही कहा है कि महासभा जनरल असेंबली एक पावरफुल ऑर्गन है, और ये जितने भी यूएनओ के फाइनेंस संबंधी मैटर्स पे ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब जो फाइनेंस पे कंट्रोल करता है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसका हम लास्ट और कह सकते हैं लास्ट से पहले एक और फंक्शन इसका हम आपको बता दें कि इलेक्शन से रिलेटेड इसका फंक्शन क्या होगा या काम का क्या होगा, वर्क क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं, इलेक्टिव फंक्शन या फिर निर्वाचन संबंधी कार्य। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 प्रकार के निर्वाचन कार्य संपादित करती है। तो जनरल असेंबली 2 तरीके के इलेक्शन कर रही है। क्या, पहले नए राज्य जितने भी नए स्टेट्स होते हैं उनको मेंबरशिप देती है, और जितने अदर ऑर्गन हैं उनके भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जब तक जनरल असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी में मेंबर्स पास आउट नहीं करेंगे, बहुमत नहीं देंगे, कोई भी नया राज्य क्या कर सकता है, प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसका एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट काम करती है, और अदर ऑर्गन के लिए भी ये इलेक्शन के लिए काम करती है। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 गैर कह सकते हैं कि टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो 27 मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के भी कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करती है, और सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट्स के जस्टिस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो बहुत सारे इसके इम्पॉर्टेंट काम है जो ये इलेक्शन से रिलेटेड कर रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी देखें, और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन को आप कह सकते हैं कि संवैधानिक कार्य वर्क भी बोल सकते हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन भी करती है। देखिए, चार्टर का सभी अमेंडमेंट पॉसिबल होता है जब यूएनओ के 2/3 मेंबर उसे एक्सेप्ट करें, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स का होना ज़रूरी है, और 2/3 सदस्य इनको रेक्टिफिकेशन करें। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सपोर्ट करें, इनको समर्थन दें। तो जब तक महासभा अपने 2.5
2/3 मतों से चार्टर के संशोधन के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं करती है, चार्टर संशोधित नहीं हो सकता। इसका मतलब चार्टर के अमेंडमेंट के लिए भी इसकी कंसेंट होना ज़रूरी है और ये रेक्टिफिकेशन देती है, तब जाके चार्टर को अमेंडमेंट किया जाता है। अब आगे देखिए, मैंने आपको 5 फंक्शंस बताए और पांचों आप याद रखेंगे। मैंने नाम के साथ इनको पूरा इंटरप्रेट कर दिया है, तो आप देख लेंगे कि पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो जितने भी इस समय मेंबर्स हैं, मेंबरशिप के बारे में बता देंगे कितने मेंबर्स हैं इस समय। मेंबरशिप, ऑल 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन और मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं, जिनमें होली सी और फिलिस्तीन को कह सकते हैं कि सुपरवाइज़र स्टेट के रूप में शामिल किया गया है। 193 मेंबर्स और 2 सुपरवाइज़र स्टेट्स हैं, जिसमें होली सी और फिलिस्तीन हैं। तो करंट अफेयर के हिसाब से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जिनमें एक का नाम है होली सी और दूसरे का नाम है फिलिस्तीन। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे ताकि आप पूरा जनरल असेंबली को 2 से 3 लाइन में पूरी आप याद रखेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स हिंदी इंग्लिश में दोनों में डिस्क्राइब किए हैं, मैं आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझा दे रही हूँ। कुछ याद करने के लिए इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई, जैसे जनरल असेंबली क्या करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर्स क्या किए जाएंगे, सस्पेंशन किए जाएंगे या सस्पेंड किए जाएंगे, एक्सपेल किए जाएंगे, उस सब चार्टर के आर्टिकल कहाँ पे दिए गए हैं? आर्टिकल 5 to 6 में है। इस प्रोविज़न के अनुसार जो यूएनओ के मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड करना, एक्सपेल करना सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब कोई मेंबर को सस्पेंड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो रिकमेंडेशन होगा वो सिक्योरिटी काउंसिल का होगा और कौन करेगा? जनरल असेंबली। तो यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के जो 9 मेंबर्स होते हैं उनकी पॉजिटिव मेजॉरिटी की सिफारिश होती है। इसका मतलब होता है 5 परमानेंट मेंबर की कंसेंट ज़रूरी होती है और जनरल असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है किसी भी स्टेट्स को के मेंबर को निकालने के लिए या सस्पेंड करने के लिए। जनरल असेंबली सभी लेजिस्लेटिव काम करती है, जितने भी विधायी काम होते हैं, लॉज बनाने के काम होते हैं, वो सारे के सारे करती है। ये बातें याद रखेंगे। थर्ड बात इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि चार्टर के आर्टिकल 7 के अनुसार जनरल असेंबली यूएनओ का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव रखने का अधिकार है। चार्टर के आर्टिकल 9 सब क्लॉज 2 में महासभा के जनरल असेंबली के हर एक मेंबर को एक वोट देने का राइट होता है। इम्पॉर्टेंट जितने भी मैटर्स होंगे उन पे 2/3 बहुमत होना चाहिए और जो साधारण प्रश्न होंगे उन पे साधारण बहुमत होना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करना महासभा का काम है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 और ए में दिया गया है कि इंटरनेशनल लॉ में जितने भी ग्रोथ होगी वो कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगी। अब इंटरनेशनल लॉ सभी के लिए होगा, तो ऐसे लॉज को ग्रो करने का काम जनरल असेंबली को दिया गया है। ये आप अपने आप में देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 18(2) के अनुसार महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य राष्ट्रों के 2/3 बहुमत से किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 18(3) के अनुसार उन प्रश्नों का निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी कभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, बार बार मैं बोल रही हूँ, सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो 2/3 मेजोरिटी होना ज़रूरी है। स्लाइड्स में आप देखेंगे कि सभी बातें मैंने इंग्लिश हिंदी में बराबर में लिखी हुई हैं, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे मैंने जो बातें इंग्लिश में लिखी हैं सेम चीज़ें मैंने वो हिंदी में लिखी हुई हैं और मैं आपको समझा दोनों लैंग्वेज में रही हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे मैं बताती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने सारे क्वेश्चंस निकाले हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो बजट होता है वो महासभा द्वारा रेक्टिफाइड किया जाता है। मैंने अभी भी बताया आपको। जितनी भी महासभा की बजट संबंधी शक्ति होती है वो आर्टिकल 17 में दी गई है, तो आप बजट के लिए याद रखेंगे आर्टिकल 17। तो बजट में जनरल सेक्रेटरी के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा और इसमें 16 स्पेशल कमेटी होगी, जो एडवाइजरी कमेटियाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी द्वारा समीक्षा की जाएगी।
जितने भी यूएनओ के कह सकते हैं कि कंट्री मेंबर्स हैं, उन सबके द्वारा पैसा लिया जाता है, वही खर्चा देते हैं। और जनरल असेंबली की एक सहायक संस्था होती है, कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन, विभिन्न देशों द्वारा क्या करती है, राशि को डिसाइड करती है। हर एक देश को कौन कितना अमाउंट देगा ये डिसाइड करती है ये संस्था। तो चार्टर के आर्टिकल 22 में से लिटिल असेंबली भी कहा गया है, क्योंकि सभी सदस्य देश होते हैं जो हर एक कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, इसीलिए से लिटिल असेंबली का नाम दिया गया है। और बहुत सारे महासभा में, जनरल असेंबली में इंटरनेशनल लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे 1947 में अक्टांड, और आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है इंटरनेशनल लॉ कमीशन 1947 में, अक्टांड 1964 में, यूनिटार 1952 में, आईडीए 1966 में, 66 में जैसे संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को, ये इंपॉर्टेंट याद लाइन है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। जनरल असेंबली ने 3 नवंबर 1950 को पीस के लिए, यूनिटी फॉर पीस एक पारित किया, पास आउट किया। और महासभा किसी भी मुद्दे पर जिसे लगता है कि इंटरनेशनल पीस और सेफ्टी खतरे में है या कोई आक्रमण हो सकता है, तो वो जिस पर सुरक्षा परिषद की भी आम राय नहीं बन पा रही, तो वो क्या कर सकती है, वो कार्यवाही कर सकती है। हेग नीदरलैंड स्थित जितने भी इंटरनेशनल हेग नीदरलैंड में जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उन सब के खर्चों के लिए महासभा क्या करती है, शांति के एकता प्रस्ताव को उन्होंने वैध ठहराया था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा कि जितना भी ये कर रही है शांति के लिए, जो प्रपोजल है जो जनरल असेंबली ने दिया है, वो पूरी तरीके से वैलिड है। तो आप याद रखेंगे 3 नवंबर 1950 को यूनिटी फॉर पीस को पारित किया गया था, इसको पास आउट किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम क्या कर रहे हैं कि यूनिटी फॉर पीस को पारित कर रहे हैं कि हमें शांति के लिए एकता प्रस्ताव करना है। तो यहाँ पर कभी भी लगता है कि इंटरनेशनल पीस, सेफ्टी खतरे में है या आक्रमण हो सकता है और सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर राय नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर सारा का सारा जिम्मेदारी हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि जो महासभा ने जो कार्रवाई की, जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव बनाया, पूरी तरीके से वो लीगल है। तो आप इस डेट को याद रखेंगे, 3 नवंबर 1950, 3 नवंबर 1950 में क्या हुआ था, यूनिटी फॉर पीस पारित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो आपने देखा कि मैंने 9 पॉइंट्स आपको निकाल कर दिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जो बहुत आपको याद कह सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से याद रखना है। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप पढ़ेंगे और याद रखेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आपको पूरी तरीके से क्या करना है, इसको याद रखना है। और जब आप इसको याद रखेंगे तो आपको सारा का सारा चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि पार्ट 1 में मैंने आपको जनरल असेंबली के बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। तो एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन आप देखेंगे मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो जब आपको याद हो जाएगा फटाफट एक बार देख डालें कि हमने क्या क्या चीज़ें याद की हैं। तो अगर देखें कि हमने से सबसे पहले मैंने कहा था कि सभी ऑर्गन्स जो हैं वो यूएनओ में हैं और केवल एक ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्गन है और इसकी पावर दी गई हैं, आप कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक इसके बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। चैप्टर है 4, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए स्पेशली काम करता है और इसमें हर जो मेंबर होते हैं महासभा में अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं। तो इसके मैंने जो फंक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए कौन कौन से डिस्कस होंगे वो किस आर्टिकल में बताए थे, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 में बताए थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें मेजर कमेटी कौन कौन सी हैं। तो 4 मेजर कमेटी हैं और फर्स्ट मेजर कमेटी के अंदर कई कमेटीज़ हैं, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट और बातें बताई कि इसके राइट्स क्या हैं। तो मैंने आपको 3 राइट्स डिस्कस किए थे, आप ये तीनों राइट्स याद रखेंगे। फंक्शन जो प्रोफेसर लियोनार्ड ने डिवाइड किए थे वो भी आप याद रखेंगे। 5 फंक्शन उनको मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। मेंबर्स बता दिए मैंने 193 हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की जिसमें 3 नवंबर 1950 को यूनिटी फॉर पीस पारित किया गया, ये आपको याद रखना है। और बजट का सारा काम आर्टिकल 17 में यही कर रही है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको मेरी बातें पसंद